हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम यह देख रहे थे कि कैपेसिटेंस यानी संधारित्र क्या होता है। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि आपका जो संधारित्र है उसकी जो गति है या धारिता है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अगर आप पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जो आपकी समानांतर प्लेटें हैं उनके बीच में अगर आप किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो कैपेसिटर है, आपका जो संधारित्र है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, समानांतर प्लेट कैपेसिटर होता है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है या उसकी जो धारिता होती है वो हमारी कितनी आई थी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और हमने ये भी कहा था या ये भी देखा था कि अगर आप प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम रख देते हैं तो आपकी जो कैपेसिटेंस है या धारिता है वो Cm इक्वल्स टू K C नॉट हो जाती है या C हो जाती है, या आप इसे लिख सकते हैं Cm इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी सापेक्ष पारगम्यता और परावैद्युत स्थिरांक की। ठीक है, तो हम अब इसकी वैल्यू देखेंगे कि आप किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम कूलम लॉ की बात करें, कूलम के नियम की बात करें, तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जब आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, और इसे हमने एक वैक्यूम में या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पे रखा है, तो ऐसे में जो आपका फोर्स होगा इनके बीच में, ठीक है, जो आपका कूलम्बिक फोर्स या जो आपका फोर्स या बल होगा इनके बीच में, वो कितना होगा, F नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कूलम के लॉ के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार, ठीक है, F नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, फोर्स जो है, बल जो है, F नॉट क्या है, आपका बल है। जब आप जो है इन दो चार्जों को या इन दो आवेश Q1 और Q2 आवेश को जब आप निर्वात में रखते हैं तो इनके बीच में जो बल लग रहा है उसे हमने F नॉट लिया है। तो F नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, या एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of free space, permittivity of free space। तो यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, मुक्त स्थान की निरपेक्ष परागम्यता। ठीक है,
अब इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है इन चार्जेस को, इन आवेशों को, जो आपका Q1 Q2 आवेश है उसे एक मीडियम में रख देते हैं, ठीक है। आपका जो आवेश है Q1 और Q2, इसको अगर आप किसी मीडियम में रख देते हैं, आपके पास कोई मीडियम है, माध्यम है, उसमें आप रख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप रख देते हैं, तो फिर इस केस में क्या होता है, जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, उसे हम Fm लेंगे। तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आपकी पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी डिवाइडिंग 1/2, तो हमें क्या मिलता है, F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये बराबर होता है आपके एप्सिलॉन आर के या फिर के के। अब ये जो आपका एप्सिलॉन आर है, यही आपका क्या है, यही आपका जो है विद्युत परागम्यता या फिर आपका परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी परावैद्युत स्थिरांक होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा भी फॉर्मूला निकला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या F0 अपॉन Fm, इससे हमारी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युत स्थिरांक की डेफिनेशन आ जाए, ठीक है। तो क्या आती है बेसिकली, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका परावैद्युत स्थिरांक है वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक गुण है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मीडियम है उसका वो क्या है, एक गुण है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है, जो कि बराबर होता है जो मटेरियल है, जो आपने मटेरियल लिया है, जो भी आपने पदार्थ लिया है, उसका कैपेसिटर बना है, उसके कैपेसिटेंस के, उसके स्थिरांक के, ठीक है, उसके कैपेसिटेंस के, उसका जो आपका धारिता है उसके, जब आप उसे जो है किसी मीडियम में रखते हैं या फिर आप उसे वैक्यूम में रखते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, परावैद्युत स्थिरांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सब्सटेंस दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ of the materials capacitance to the capacitance of vacuum, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये एक अनुपात है, रेशियो है, किसका, मटेरियल का कैपेसिटेंस जो है और उस मटेरियल के का कैपेसिटेंस और वैक्यूम की कैपेसिटेंस, यानी अगर हम कहें तो आपका एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर है आपके कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के, जिसमें क्या है आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यानी परावैद्युत माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, और दूसरा कैपेसिटर जो है, मतलब यही जब कैपेसिटर को हम जब किसी निर्वात में या फिर वैक्यूम में रखते हैं, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर इन बिटवीन दैम, ठीक है। तो क्या होता है, ये रेशियो है जो आपकी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का, अगर आप उसे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में रखते हैं,
उसका रेशियो किसके साथ, जब आप कैपेसिटर को रखते हैं और उसके बीच में या निर्वात है, वैक्यूम है या फिर एयर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एप्सिलॉन आर है या जो आपका के है, यानी परावैद्युत स्थिरांक जो है वो बराबर होता है आपका Cm अपॉन C0, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने जब बात करी थी, जो आपका अगर मीडियम रखते हैं हम आपके पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और अगर वही अगर उसे हमने उनके बीच में एयर रखा है या फिर आपने वैक्यूम रखा है, निर्वात रखा है, तो जो कैपेसिटेंस है उनके बीच का हमने रिलेशन देखा था, तो वो आपका कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि जो आपका Cm होता है किसके बराबर होता है। तो जो आपका Cm है यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है और उसके बीच में या प्लेट्स के बीच में हमने मीडियम रखा है, तो Cm इक्वल्स टू आपका Kc0 हो जाएगा या Kc हो जाएगा। और इसकी अगर हम वैल्यू देखें C0 की, तो क्या है आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। और इसको K को आप एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। तो आपके पास Cm जो आया वो बेसिकली आया एप्सिलॉन A अपॉन D। तो ये आपका क्या आ गया, एक ऐसे कैपेसिटर, ऐसे संधारित्र का धारिता आई जिसके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो आपने अभी फॉर्मूला देखा, ठीक है, इसके बेस में आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बिकम 10 microfarad when air between the plate is replaced by a dielectric slab of K equals to 2। यानी कैपेसिटर है, एक संधारित्र है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरेड बन जाती है अगर हम इन प्लेट के बीच में जो वायु है उसको अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो है बदल दें। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो परावैद्युत स्थिरांक है यानी K है वो कितना है, 2 है। What is the capacity of the condenser with air in between the plates? आपसे ये पूछा गया है कि जो ये कंडेंसर है या जो ये कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर कंडेंसर आपका सेम होता है, तो इसकी आपको धारिता निकालनी है। कब निकालनी है, जब इसके प्लेट्स के बीच में वायु है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जब आप क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या परावैद्युत माध्यम जो है पैरेलल प्लेट्स के बीच में डालते हैं, तो आपको C का मान दिया गया है यानी कैपेसिटी दी गई है या धारिता दी, आपको K भी दिया गया है, ठीक है, परावैद्युत स्थिरांक भी दिया है। तो आपको क्या निकालना है कि कैपेसिटी क्या होगी जब बीच में इनके निर्वात या एयर होगा। एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड हो जाती है जब प्लेट के बीच हवा को K बराबर 2 के डाइलेक्ट्रिक स्लैब के द्वारा या परावैद्युत स्लैब के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्लेटों के बीच हवा वाले जो कंडेंसर की धारिता क्या है, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो नोट डाउन करेंगे। हमें क्या दिया गया है, Cm का मान दिया गया है, ठीक है, Cm बराबर 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और क्या दिया गया है, K दिया गया है, परावैद्युत स्थिरांक 2, ठीक है। और अभी हमने देखा, क्या देखा था, परावैद्युत यानी K बराबर होता है आपके Cm अपॉन C0 के। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे C0 ही निकालना है, ठीक है। तो C0 क्या है आपकी, ऐसे कैपेसिटर या संधारित्र की धारिता जिसके प्लेटों के बीच में एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। और Cm क्या है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता जिसके प्लेटों के बीच में एक माध्यम है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो यहाँ पे आपको C0 निकालना है, C0 बराबर
Cm अपॉन के होगा। Cm कितना है 10 माइक्रोफैरेड और K कितना है 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। तो आपका जो आंसर आया है वो 5 माइक्रोफैरेड आया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप कैपेसिटर को किस तरीके से संयोजित करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जब आप कक्षा 10 में थे, तो हमने जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है, उसका संयोजन पढ़ा था। ठीक है, तो जिसमें आपने क्या पढ़े थे, आपने 2 तरीके के संयोजन पढ़े थे, जिसमें आपने पहली श्रृंखला में संधारित्र यानी श्रृंखला में या श्रेणीबद्ध तरीके से जब आप क्या करते हैं, रजिस्टर को आपस में जोड़ते हैं, वो देखा था। और जब आप उन्हें क्या करते हैं, समानांतर रूप से या पैरेलली जोड़ते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो आपके कैपेसिटर है उनकी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास 2 तरीके की कॉम्बिनेशन है, 2 तरीके के संयोजन है। एक है आपका श्रृंखलाबद्ध तरीके से या श्रेणीबद्ध तरीके से, दूसरा आपका समानांतर रूप। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इन केस में जो आपका कैपेसिटर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि एक कैपेसिटर का जो एक सिरा है वो दूसरे कैपेसिटर के या संधारित्र के जो है एक सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी पहली फिगर है, यहाँ पे हमारे पास 2 कैपेसिटर है, C1 और C2। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर C1 और C2 है, ये आपस में जुड़े हैं। कहाँ पे जुड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जो C1 का दूसरा प्लेट है वो C2 के पहले प्लेट से जुड़ा है। यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटरों को जोड़ा है। ठीक है, 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ते हैं, और एक कैपेसिटर का जो एक पॉइंट है या एक सिरा है वो दूसरे कैपेसिटर के एक सिरे से जोड़ा जाता है, यानी दोनों का एक एक सिरे जुड़े हो। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आप हमारे पास n कैपेसिटर है, इनकी आप बात की गई है, या इसी तरीके से अगर हम 3 कैपेसिटर की बात करें कि आपके जो 3 कैपेसिटर है वो आपस में इस तरीके से जोड़े गए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, C1 कैपेसिटर है, C2 संधारित्र, C3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से जोड़ा है, पहले की दूसरा प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से जुड़ा है, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ा है। या हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पहले कैपेसिटर की जो बी प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर या C2 कैपेसिटर के जो सी प्लेट है उससे जुड़ा है, C2 कैपेसिटर का डी प्लेट C3 कैपेसिटर के ई प्लेट से जुड़ा। तो इस तरीके का जो संयोजन होता है या इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके के संयोजन या इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम श्रेणीबद्ध तरीके से या श्रृंखला रूप में जो आपको कॉम्बिनेशन होता है वो कहते हैं। ठीक है, सीरीज फॉर्म में आपका कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से आपके n कैपेसिटर्स भी जुड़ सकते हैं, यानी n संधारित्र को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो आपके कैपेसिटर होते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम इन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से या श्रृंखला में जोड़ रहे हैं, तो ये किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, वो आपस में जुड़े हैं कुछ इसी तरीके से, यानी सीरीज में इन्हें जोड़ा गया है। अब
ये हमारे पास C1, C2, C3 कैपेसिटर है। C3 कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है उसे हमने भू संपर्क से जोड़ा, यानी कि हमने अर्थिंग कर, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है इनके बीच में जो है विभव अंतर उत्पन्न होता है। किस तरीके से उत्पन्न होता है? मान लीजिए C1 कैपेसिटर में जो विभव अंतर है वो V1 है, C2 में V2 है, C3 में V3, ठीक है। और ये हमने किससे जोड़ा है? बैटरी से जोड़ा है जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आपकी जो प्लेट है हमने यहाँ पे इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे दूसरे प्लेट में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, तीसरे प्लेट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, जैसे कि हमने बात की थी जब हम संधारित्र के बारे में बात कर रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम पहले उसकी पहली प्लेट को चार्ज देते हैं, तो क्या होता है उसके कारण दूसरी प्लेट में नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इकट्ठा हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। तीसरे कैपेसिटर को हमने ग्राउंड से जोड़ा है, तो जो एक्सेस चार्ज था या जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा था वो सारा आपका अर्थिंग के थ्रू नीचे चला। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3, ठीक है, जिनका विभव अंतर V1, V2, V3 है। अगर हम टोटल जो इसका या कुल विभव अंतर की बात करें तो वो कितना है, दिया गया है, इसको V दिया गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इस में फॉर्मूला को या इसका जो फॉर्मूला है यानी जो कुल यहाँ पे कैपेसिटेंस है या धारिता है वो कैसे आप निकालेंगे। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की C1 की, ठीक है, C1, तो आप ये जानते हैं, आपने C का फॉर्मूला पढ़ा है, धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है, तो C बराबर Q अपॉन V होता है, तो यहाँ पे C1 बराबर Q अपॉन V1 हो जाएगा। इसी तरीके से C2 के लिए, यानी जो C2 कैपेसिटर है उसके लिए, ठीक है, C2 बराबर Q अपॉन V2 हो जाएगा। तीसरे कैपेसिटर के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए C3 बराबर Q अपॉन V3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पूरे संयोजन की बात करें, ठीक है, तो हमने पूरे संयोजन के लिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव अंतर है वो V है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल कैपेसिटेंस की, यानी कुल विभव अंतर कुल संधारित्र की, जिसे आप CS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो CS बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन V। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, ठीक है, जो आवेश आपने दिया है, और V क्या है, V क्या है, विभव अंतर है, कुल विभव अंतर, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस केस में, तो जो आपका कुल विभव अंतर होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, V वो बराबर होगा आपके V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। तो टोटल जो विभव अंतर होगा वो बराबर होगा आपका V1, V2, V3 के, और V1, V2, V3 क्या है आपका, C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर और C3 कैपेसिटर जो है, यानी C1, C2, C3 संधारित्र है, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव अंतर है, वो है। तो V बराबर आपका V1, V2, V3 होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन सबको आप इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो आपके जो पांचवा समीकरण है
क्या हो जाएगा, इनको आप जो है v के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो ये जो आपका v है इस केस में क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू q अपॉन सी एस। इसी तरीके से अगर हम बात करें v1 की तो v1 हो जाएगा आपका q अपॉन c1, v2 हो जाएगा आपका q अपॉन c2, v3 हो जाएगा आपका q अपॉन c3। तो इन सबको आप रखेंगे तो आपका हो जाएगा v की जगह आपका आ जाएगा q अपॉन सी एस बराबर v1 की जगह आएगा आपका q अपॉन c1, ठीक है, प्लस v2 की जगह q अपॉन c2 प्लस v3 की जगह q अपॉन c3। q अपॉन सी एस, यहाँ पे q कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। q से q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो है इस केस में या तीन कैपेसिटर जो है, जब आपके तीन कैपेसिटर श्रृंखला या श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं तो आपका जो कैपेसिटेंस है या कुल जो आपकी धारिता है वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसी तरीके से अगर हम n की बात करें, ठीक है, n संधारित्र के लिए फॉर n कैपेसिटर तो 1 अपॉन सी एस हो जाएगा समेशन, ठीक है, या हम पहले इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3 प्लस 1 अपॉन c4 1 अपॉन cn तक, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं कंबाइन करके 1 अपॉन सी एस इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू n 1 अपॉन सी आई। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है इसका। तो इस तरीके से आपकी जो संधारित्र आपके श्रेणीबद्ध तरीके से या श्रृंखला रूप से जुड़े होते हैं उनका जो कैपेसिटेंस है या जो आपका कुल धारिता है आप इस तरीके से या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जो आपका परावैद्युत स्थिरांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप परावैद्युत स्थिरांक को निकाल सकते हैं। हमने इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी देखा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपके कैपेसिटर होते हैं यानी संधारित्र होते हैं, अगर वो श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसे संयोजन के लिए कुल धारिता कितनी होगी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा किस तरीके से ये डिराइव हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे का टॉपिक है जिसमें हम समानांतर संधारित्र के बारे में देखेंगे कि उनकी धारिता क्या हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।